ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लैग्रांजेस मेथड। लैग्रांजेस मेथड की हेल्प से हम लोग डिस्कस कर रहे थे वन डायमेंशनल का मतलब यहाँ पे मेरे से क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने दो रूल पढ़े थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरा रूल। तीसरे रूल में कहता है कि सपोज करो हम कोई इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं जिसकी जो जनरल फॉर्म है हमारी, दिस इज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, और उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखी है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन नंबर 1। तो रूल नंबर 1 और 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम इन तीन में से कोई भी दो फ्रैक्शंस आपस में लेते हैं और उन फ्रैक्शन को इस तरह से चुनते हैं कि उसमें से कोई एक वेरिएबल या तो एब्सेंट हो या वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाता हो। तो उन फ्रैक्शंस की हेल्प से हम एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट टू फ्रैक्शंस लेते हैं सुइटेबल, उसकी हेल्प से भी हम लोग दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालते हैं और फाइनली वी गेट द सॉल्यूशन। वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन ऑलरेडी अवर प्रीवियस लेक्चर्स। सिमिलरली रूल नंबर 2 हमने डिस्कस किया था कि रूल नंबर 2 में था कि रूल नंबर 1 की हेल्प से हमें एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो मिल गया है, लेकिन दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमको नहीं मिल पा रहा है। तो दूसरे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम जो पहले वाले रूल से एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकल के आ गया है उस सॉल्यूशन का यूज करेंगे और सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब आते हैं तीसरे रूल के ऊपर। तीसरा रूल क्या कहता है कि हमारे पहले दोनों रूल वर्केबल नहीं है, ना तो हम पहले रूल से कोई सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं या एक सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, और दूसरा रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो यूजली हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। तो सपोज करो एक सॉल्यूशन मिल गया रूल नंबर 1 से, दूसरा नहीं मिल रहा है, तब क्या करें? तो जब इस मेथड का हमने शुरू में डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग यूज करते हैं या मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं। तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग के अंदर तो हमारे रूल नंबर 1 और 2 आ गए। अब मेथड ऑफ मल्टीप्लायर डिस्कस करते हैं। हम इसमें तीन फंक्शन चुनते हैं आर्बिट्री, और ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा और हमें खुद चूज करने हैं सुइटेबल फंक्शंस। और वो फंक्शन लेट अस सपोज P1, Q1 एंड R1, और वो फंक्शन है बेसिकली XYZ के, XYZ वेरिएबल के। Then with a well-known principle of algebra, we know that each of this fraction will be equal to this quantity. So now this is important thing, and we have to remember, we have to understand this, what it means, what it says basically. Suppose करो हमारे पास लिखा हुआ है 1/2, और 1/2 की जो वैल्यू है that would be equal to 4/2। अगर हम इसके दोनों न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आपस में ऐड करके लिख दें, then what would happen? This will be 1 plus 2 and this will be 2 plus 4. So basically you will get this is 3/6. So 1/2 is equal to 2/4 is equal to 1 plus 2 divided by 2 plus 4, that is equal to 3/6. अगर इसी तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर इसमें हम किसी नंबर से, कांस्टेंट नंबर या किसी फंक्शन से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वी आर एज्यूम दैट P1 into 1 divided by P1 into 2, this will be equal to P2/2 divided by our P2 into 4। ये बराबर इसलिए होगा कि P1 से P1 कैंसिल, P2 से P2 कैंसिल आउट हो गया। और इसी प्रॉपर्टी का अगर हम यूज कर रहे हैं, सो वी विल गेट P1 into 1 plus P2 into 2 divided by P1 into 2 plus P2 into 4। और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये ऐसा ही होता है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। तो हमने तीन फंक्शंस सुइटेबल चूज किए हैं, P1, Q1 एंड R1, और हमने एक नया फ्रैक्शन फाइंड किया है, दैट इज P1x प्लस Q1y प्लस R1dz डिवाइडेड बाई P1p प्लस Q1q प्लस R1r। तो जब ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास तीन फ्रैक्शंस तो ये हो गए, 1, 2, 3, और चौथा फ्रैक्शन हमारा ये वाला हो गया। ये चारों फ्रैक्शंस आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन में देखते हैं, सपोज करो हमने इस प्रॉपर्टी लगाई मैथमेटिक्स की और ये रूल नंबर 2 यानी फ्रैक्शन नंबर 2 हमें मिल गया। अगर हम P1, Q1 और R1 को इस तरह से चुने कि जो डिनोमिनेटर है इक्वेशन नंबर 2 का, अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो उस केस में इसका न्यूमरेटर भी 0 होगा। यानी वो कंडीशन जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं, यानी P1, Q1, R1 इस तरह से चूज कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी वैलिडिटी नहीं होगी कुछ भी। तो हमने सपोज करो P1, Q1 और R1 इस तरह से चुने हैं कि हमारा न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर 0 हो गया, विच इंप्लाइज
इट्स न्यूमरेटर यानी इक्वेशन नंबर 2 का न्यूमरेटर भी 0 होने वाला है. सो वी राइट p1 dx प्लस q1 dy प्लस r1 dz इक्वल टू 0. और हम इस इक्वेशन को सपोज को नाम दे देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 3. और हम इस इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेट कर देते हैं. सो वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फाइनली and get another solution u1 x y z is equal to c1. अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि पहला सॉल्यूशन हो सकता है रूल नंबर 1 से मिल जाए. दूसरा सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लायर्स सुटेबल मल्टीप्लायर्स चूज करके दूसरा सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जहां पर रूल नंबर 1 और 2 एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो वहां दोनों सॉल्यूशन हमें यहीं से यानी कि इसी मल्टीप्लायर वाले फॉर्मूले से निकालने होंगे. तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे हमने पहला केस ले लिया P1, Q1 और R1 मल्टीप्लायर्स चूज किए हैं और एक सॉल्यूशन हमें मिल गया. इसी तरह से हम दूसरा सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स चूज करते हैं P2, Q2 एंड R2 और फिर से एक फ्रैक्शन फाइंड करते हैं. जैसे ये वाला फ्रैक्शन तो हमारा था P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz डिवाइडेड बाई P1p प्लस Q1 q प्लस R1 r. इसी तरह से एक और फ्रैक्शन फाइंड करते हैं हम, दैट इज P2 dx प्लस Q2 dy प्लस R2 dz डिवाइडेड बाई P2p प्लस Q2q प्लस R2 r. और इसका भी P2, Q2, R2 इस तरह से चूज करते हैं कि इसका भी यानी इस फ्रैक्शन का भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए. तो उस केस में इसका न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा. तो अगेन इंटीग्रेट कर देंगे, एक सॉल्यूशन और मिल जाएगा. तो बेसिकली हमारे इस पूरे थर्ड रूल के अंदर ये मल्टीप्लायर्स चूज किस तरह से किए जाएंगे यही हमारी प्रॉब्लम है. और इसमें हमें इसी तरह से मल्टीप्लायर्स को चूज किस तरह से करना है ये देखना है. अब यहाँ पे P1, Q1, R1 कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 नंबर. Like we will see in some examples later on, these could be numbers like 1, 1, 0 or sometimes -1, 1 and 1, something like this. So this special remark says that P1, Q1, R1 are multipliers, जैसे हमने डिस्कस किया था. As a special case, these can be constants also, and sometimes only one integral can be found from this method. In such case, we use rule number 1 and rule number 2 if it possible. So this is our rule number 3rd. So now come to the rule number 4 and then after we will solve some examples. So rule number 4. So what rule number 4 says, if we choose multipliers P1, Q1, R1 but we could not find the multiplier P1, Q1, R1 such that this denominator of equation number 2 becomes 0. कि हमें मल्टीप्लायर्स तो मिल रहे हैं पर इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो रहा. 0 तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि इसके न्यूमरेटर का दैट इज का न्यूमरेटर और ये आपस में मिलकर एक परफेक्ट यानी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बनाते हैं. वी विल सी लेटर ऑन. तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगेन जैसे मैंने अभी प्रीवियस डिस्कस किया था कि हम दूसरे मल्टीप्लायर्स भी चूज करते हैं. लेट अस सपोज P2, Q2 एंड R2. अगेन वी चूज अनदर मल्टीप्लायर और हम एक और फ्रैक्शन फाइंड करते हैं. एंड दिस फ्रैक्शन इज गिवन बाय दिस P2 dx प्लस Q2 dy प्लस R2 dz अपॉन P2p प्लस Q2q प्लस R2p. दिस इज बेसिकली R2r. सॉरी. तो हमारे पास 3 की जगह पर 5 फ्रैक्शंस हो गए. 3 फ्रैक्शन तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के, चौथा फ्रैक्शन इक्वेशन नंबर इसके द्वारा इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा रिप्रेजेंट होगा. और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है जो कि हमने सुटेबल दूसरा मल्टीप्लायर P2, Q2 और R2 के हेल्प से फाइंड किया था, दिस इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3. तो टोटल हमारे पास 5 फ्रैक्शंस हो गए. तो हम क्या करते हैं कि इन 5 फ्रैक्शंस में से इन 2 फ्रैक्शंस को लेके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. रादर देन टेकिंग फर्स्ट 3 वी मेक दीज 2 fraction and we take these 2 fractions simultaneously and get one solution. So there are several possibilities now we have with us. या तो हम रूल नंबर 1 लगा के सॉल्यूशन निकालें. अगर 1 से सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं 2 सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन 1 से आ रहा है, दूसरा रूल नंबर 2 से आ रहा है, वहां से निकाल सकते हैं. अगर रूल 2 से कोई नहीं आ रहा तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 वहां से यानी मल्टीप्लायर वहां से 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. या हो सकता है कि रूल नंबर 3 में ही हम 2 ऐसे सेट मिल जाए मल्टीप्लायर्स के, 2 में इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दे दें.
तो हम वहीं से दोनों सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर रूल नंबर 1, 2, 3 भी फेल हो रहे हैं तो एक फ्रैक्शन और फाइंड कर। यहाँ पे ध्यान रखना है रूल नंबर 4 के अंदर कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गए 3 के, तो ये रूल नंबर 3 ही बन गया। ये डिनोमिनेटर ना होके एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन रहे हैं, ठीक है। दैट इज इसमें लिखा हुआ है हियर द गिवन न्यूमरेटर इज द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। दिस न्यूमरेटर इज द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ आवर डिनोमिनेटर बेसिकली। इस तरह से इसको चूज करना है और हम इन दोनों को एक साथ लेंगे और लेकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दिस मेथड कैन बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स, यानी कि अलग अलग मल्टीप्लायर्स लेके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द एग्जाम्पल, वी विल सी वन एग्जाम्पल हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो लेट अस सॉल्व एग्जाम्पल। This says solve the equation z xp minus yq is equal to y square minus x square. So I am taking an example of our rule number 3rd. So how to solve this? So solution: compare the given problem. Let us suppose this is equation number 1. Given problem with standard one. Standard one problem is our PP plus QQ is equal to R. Let us suppose question number 2, we get P is equal to XZ, Q is equal to minus YZ, and R is equal to Y square minus X square. So auxiliary equation of 1 is given by dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r. Let us suppose this is equation number 3, so which implies what we have: dx upon xz is equal to dy upon minus yz is equal to dz upon y square minus x square. This is question number 4. अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें आप देखिए, अगर हम फ्रैक्शन नंबर 1 और 2 ले लें तो रूल नंबर 1 से एक सॉल्यूशन तो हमें मिल जाएगा। सो टेक फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 4। क्या मिल गया यहां से? dx अपॉन xz इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस yz। z से z कैंसिल आउट हो गया, सो वी गेट विच इंप्लाइज dx अपॉन x प्लस dy upon y is equal to 0. Basically I took y in the left hand side. Now integrate. Let us suppose this is question number 5. Integrate इक्वेशन नंबर 5। तो हमें यहां से मिल जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल टू log c, और this is xy is equal to some constant c. This is first solution, जो कि हमारा रूल नंबर 1 से हमें मिल गया एक सॉल्यूशन। लेट अस सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब प्रॉब्लम आई कि दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालें। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर रूल नंबर 1 की हेल्प से हम कोई भी फ्रैक्शन नहीं ले सकते। फर्स्ट और 2 हमने ले लिया, पहला दूसरा ले लिया, नहीं फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड और थर्ड लेंगे तो भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और फर्स्ट एंड थर्ड से भी सॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली दिस एक्स वाई की वैल्यू भी अगर हम किसी और फ्रैक्शन में रख के सिंप्लीफाई करें, वी कैन नॉट गेट द आंसर। तो हम रूल नंबर 3 लगाते हैं और सुटेबल जो भी हमारे मल्टीप्लायर्स हैं वो चूज करते हैं। तो इस केस के अंदर हम इस तरह से चुनेंगे मल्टीप्लायर कि इसमें किसी पी से मल्टीप्लाई हो जाए एक्स वाई में, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, और इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। नंबर या फंक्शन कुछ भी हो सकता है, और उनका सम 0 हो जाए। तो हम चूज करते हैं लेट या चूज x, y, z
एज अ मल्टीप्लायर, यानी कि यहां पर जो p लिखा हुआ है इसको अगर x से मल्टीप्लाई करें और यहां पर ये वैल्यू q की है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें y से, और ये जो वैल्यू है दिस इज r, इसको मल्टीप्लाई करें z से और इन सबको ऐड कर दें, देन वी विल सी इट कम्स आउट टू बी 0. सो वी हैव x dx प्लस y dy प्लस z dz डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर. अगर आप देखिए सारे के सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया. So what we get basically, we get x dx plus y dy plus z dz divided by 0. और अभी हमने डिस्कस किया था रूल नंबर 3 में कि अगर हम इस तरह से मल्टीप्लायर चूज करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर भी 0 होगा. सो विच इंप्लाइज x dx plus y dy plus z dz is equal to 0. This is equation number 7. Now integrate equation number 7. इस 7 इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दिया. We get x square by 2 plus y square by 2 plus z square by 2 is equal to some c dash, और x square plus y square plus z square is equal to c2. हमने 2 एलसीएम लिया है और c डैश में मर्ज कर दिया और उसको एक नया नाम दे दिया, दिस इज c2. सो दिस इज अवर अनदर सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर 7. तो हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, हमें दोनों सॉल्यूशन मिल गए. सो विच इंप्लाइज फाई एक्स वाई कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम. सो आई होप कि आपकी समझ में ये आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम रूल नंबर 4 की हेल्प से किस तरह से इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं. वी विल सी दैट. थैंक यू.